अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का न्यूज़पेपर करा रहा हूँ। हेडलाइंस और एडिटोरियल के जो है ब्रीफ समरी वगैरह वो है 26 दिसंबर का। तो पहली न्यूज़ हमारे पास क्या है, IMF अलाउज गवर्नमेंट टू डिले सेल्स इनकम टैक्स मेजर्स। और साथ उन्होंने कहा है टॉक्स ऑन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स टू रिज्यूम नेक्स्ट मंथ। अच्छा, अब कोविड के बाद जो है वो काफ़ी मसाइल का सामना था पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने जो है ना वो रिक्वेस्ट की थी IMF से कि इसकी हम आगे डिटेल भी देख लेते हैं। एट अ टाइम व्हेन द इकॉनमी इज़ ग्रैपलिंग विद सेकंड वेव ऑफ कोविड-19, उनको उस टाइम पे जब जो मीशत है, ठीक है, उसको सामना था हमारे पास कोविड-19 की सेकंड वेव का, तो उस टाइम पे क्या हुआ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक्सेप्ट कर लिया है, कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान ने एक प्ली की थी इनसे, एक दरख्वास्त ये की थी कि आप डिले कर दें किस चीज़ को, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम सिग्निफिकेंट टैक्स मेजर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो पाकिस्तान ने जो है वो IMF को कहा था कि जी 6 महीने के लिए जो आपने हमें कहा है कि आप सिग्निफिकेंट टैक्स मेजर्स लें, तो इसको आप डिले कर दें, क्योंकि उन्होंने कहा जी कोविड-19 की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा हम मईशत पे जो है बोझ नहीं डाल सकते और स्ट्रिंजेंट मेजर्स हम नहीं ले सकते। तो IMF ने वो जो रिक्वेस्ट थी वो उसको एक्सेप्ट कर लिया और डिले कर दिया उन मेजर्स को जो सेल्स और इनकम टैक्स के हवाले से थे। और ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि द एग्रीमेंट वाज रीच्ड ड्यूरिंग टेक्निकल लेवल टॉक्स इन डिलेइंग टैक्स मेजर्स इन द सेल्स टैक्स एंड ऑन changes in the personal income tax slabs well placed sources in the Federal Board of Revenue, FBI told Dawn। अच्छा, अब ये क्या हुआ कि एग्रीमेंट जो हुआ हमारे पास उसमें क्या हुआ, ये टेक्निकल लेवल टॉक्स के दौरान हुआ और उसमें ये फैसला किया गया कि जी हम डिले कर दिया जाए, देरी कर दी जाए टैक्स मेजर्स के हवाले से, और जो चेंजेस थे पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब के हवाले से भी ना, कि जी किसकी कितनी इनकम हो और उस पर टैक्स लगेगा, तो इस हवाले से सारे मेजर्स जो है ना उनको डिले किया गया है, ठीक है। लेकिन वो बात करें कि However, the virtual talks will resume in the first week of January 2021। लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पे ना वर्चुअल टॉक्स होंगी थ्रू टेलीकॉन्फ्रेंस, आप कह लें कि उसके थ्रू ये होंगी, दोबारा शुरू होंगी कब, जनवरी 2021 में, क्रिसमस के बाद, और उसमें वो बातचीत की जाएगी। वो किस हवाले से होगी, ये हमारे पास कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के हवाले से होगा, मोस्टली रिलेटेड टू विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशंस। तो यो विड्रॉल जो है एग्जम्पशंस उसके बारे में ये बाद में बातचीत की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो इन्होंने मेन बात ये की थी कि सेल्स टैक्स और हमारे पास जो इनकम टैक्स है उसके वाले से जो हमें IMF ने कहा था कि जी आप ये स्ट्रिंजेंट मेजर्स लो, तो वो उन्होंने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट जो है ना वो कबूल कर ली है, और उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो है ना इसको हम डिले कर देते हैं 6 महीने के लिए, ताकि आप ये कोविड-19 की वजह से जितना भी आपकी मईशत मुतासिर हुई है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा अगली न्यूज़ हमारे पास है, ये JUIF एक्सपेल्स, उन्होंने निकाल दिया है अपनी इसमें डिस्ग्रंटल्ड शिरानी 3 अदर्स, ठीक है, कि JUIF थे तो इन्होंने ये अब डिस्ग्रंटल्ड होता है नाखुश, ठीक है, और ये शिरानी एंड 3 अदर्स, इसमें बाकी 3 लोग कौन से थे इसको पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें हमारे पास थे ये हैं हमारे पास मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी, उसके अलावा हाफिज़ हुसैन अहमद, ये किस इधर से बिलोंग करते थे, बलोचिस्तान से। इसके अलावा हमारे पास मौलाना गुल नसीब ख़ान हैं दीर से, और मौलाना शुजाउल मलिक हैं कहाँ से, मर्दान से। तो इनका जो है ना इसमें इन्होंने क्या किया है, इसको इनकी रुकनीत जो है ना वो इन्होंने टर्मिनेट की है। और इस वजह क्या बताई है कि इन्होंने कहा है कि जी अगर हम ये देखें, ये टर्मिनेशन ऑफ द बेसिक मेंबरशिप इनकी टर्मिनेट की है, बेसिक मेंबरशिप इन लीडर्स की, और किस वजह से की है, फॉर डिविएटिंग फ्रॉम पार्टी पॉलिसीज़ के। उन्होंने कहा पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया था, तो इस वजह से इन्होंने जो है इनकी जो है मेंबरशिप उसको टर्मिनेट किया है। और इसमें हमारे पास क्या है, फजल सेज ही वॉन्ट सरेंडर, मिनिस्टर्स असेल द डिसीजन। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जी काफ़ी आप टॉक शोज़ वगैरह में भी देखते होंगे कि इन 4 लोगों को जो है ना पार्टी की पॉलिसी से इनहराफ करने पे इनकी जो मेंबरशिप है उसको टर्मिनेट किया गया है। उसके अलावा हम अगली न्यूज़ देखते हैं, US कंसर्न्ड एट SHC ऑर्डर इन पर्ल केस। अच्छा, अब हमारे पास इसका ऑर्डर आया था सिंध हाई कोर्ट का, उसमें उन्होंने कहा था कि आप रिलीज़ कर दो उन 4 लोगों को जिन पर इल्ज़ाम था कि वो मुलविस हैं किसमें, किडनैपिंग एंड मर्डर ऑफ अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल। तो इस सारी बात पे, इस सारे डिसीजन पे सिंध हाई कोर्ट के है ना US ने अपनी तशवीश का इजहार किया है। और इसमें क्या है, स्पोक्स पर्सन सेज सिंध गवर्नमेंट विल डेफिनेटली चैलेंज डिसीजन इन एपेक्स कोर्ट। और जो स्पोक्स पर्सन थे सिंध गवर्नमेंट को, उन्होंने कहा कि हम ज़रूर इसको चैलेंज करेंगे, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में। और साथ उन्होंने कहा है कि जी फैमिली प्रेजेस पाकिस्तान बिड टू स्टॉप रिलीज ऑफ मैन चार्ज इन केस।
तो अब देखते हैं कि यहाँ पे ये ओवरटर्न होता है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे देखें इसके जानिब से यूएस की जानिब से क्या कहा गया था, कहा इन अ थ्रेड ऑफ 3 tweets released in Washington, the South and Central Asia Bureau of State Department said it was deeply concerned at the December 24 ruling of the SHC to release multiple terrorists responsible for the murder of Daniel Pearl. However, it noted that the case was ongoing and will be following closely. और यहाँ पे आगे उन्होंने तारुफ बताया हुआ है कि ये मिस्टर पर्ल था कौन, वॉज साउथ एशिया ब्यूरो चीफ ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल एंड वॉज मर्डर्ड 18 years ago, और उसे 18 साल पहले कत्ल कर दिया गया था while working on a story on links among various terrorist groups. ठीक है, तो बेसिकली इसमें सिर्फ ये बताया गया था कि जो सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि वो उन लोगों को जो कहा गया कि ये मुलविस थे उसके कत्ल में, तो उसको जो छोड़ने का हुक्म दिया था, उस पर अमेरिका ने अपनी तशवीश का इजहार किया है। और सिंध गवर्नमेंट के स्पोक्समैन थे, उन्होंने भी कहा कि जी हम इसको चैलेंज करेंगे इस डिसीजन को एपेक्स कोर्ट में। आगे देखते हैं हम। अच्छा, पीटीए इशूज़ नोटिस टू विकिपीडिया गूगल। जो हमारे पास पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी है, उन्होंने नोटिस जारी किए हैं विकिपीडिया गूगल को। उन्होंने कहा कि जी आप ये गुस्ताखाना खाके जो हैं उनको शाया करने के सिलसिले में और आप गलत इन्फॉर्मेशन देने के सिलसिले में जो है ना उन पर क्या है इनको नोटिस सर्व किए गए हैं। और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें पीटीए की जानिब से देखने को मिली, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा शिकायत मिली थी कि आप जो कर रहे हैं यो सर्च रिज़ल्ट्स अगर हम करेंगे, आपने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी देखा होगा कि जी अगर हम खलीफा का नाम लिख के सेंड करें तो उस पर भी काफ़ी गलत किस्म की सर्चेज आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि हमें एक ये शिकायत मिली और दूसरी हमारे पास था कि जी अनऑथेंटिक वर्जन ऑफ होली कुरान जो है ना अपलोडेड बाय अहमदिया कम्युनिटी ऑन गूगल प्ले स्टोर। तो इस चीज़ की भी हमें शिकायत मिली थी कि वहाँ पे प्ले स्टोर पे अनऑथेंटिक वर्जन वहाँ पे अहमदिया कम्युनिटी की जानिब से डाला गया है प्ले स्टोर पे। तो इस हवाले से इन्होंने यहाँ पे नोटिस दिए हैं इसको विकिपीडिया को और गूगल को पीटीए की जानिब से, और बाकी सारा लिखा हुआ है कि रूल्स के तहत दिए हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ को मैं दे दूँगा उसमें गूगल ड्राइव के लिंक में। अच्छा, अब डेथ्स जो हैं वो ख़त्म होने का कम होने का नाम नहीं ले रही। उन्होंने कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान सीज 85 डेथ्स एज पॉजिटिविटी रेट रिमेन्स अंडर 6%। उनका पॉजिटिविटी रेट जो है वो पाकिस्तान में वो नीचे है 6% से, लेकिन अब हमने देखा है कि 85 लोग जो है ना उनकी डेथ हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर वाज नो लेट अप इन द नंबर ऑफ कैजुअल्टीज एज another 85 people succumbed to the virus on Friday, taking the death tally to 9,754। अब ऑफिशियल जो हमारे पास है फिगर वो अब 9,754 तक पहुँच चुका है, लेकिन हमें पता है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने रिपोर्ट भी नहीं किया था क्योंकि मतलब लोगों को खौफ होता था कि जी पूरी फैमिली को भी जो है ना वो मुश्किलात का सामना ना हो। तो ऑफिशियली फ़िगर तो ये 9,754 है, लेकिन यकीनन जो असल फ़िगर होगा कोविड की वजह से वो इससे कहीं ज़्यादा होगा। तो बाकी ये अब इसकी डिटेल देख लीजिएगा। और हमारे पास आ जाता है, ये हमारे उर्दू क्रिटिक हैं, इनका नाम है शमसुर रहमान फारूकी, इनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो ये आप इसमें डिटेल पढ़ लीजिएगा। और PMLN denies sending officials to Israel। अच्छा, इस बारे में भी काफ़ी हमें न्यूज़ देखने को मिली, ख़ासतौर पे ये पहले मरियम की जानिब से ही ट्वीट किया गया था कि हमारे दौर में है वो इसराइल भेजे गए थे इनके नुमाइंदे PMLN के जो ताल्लुकात हैं इसराइल के और पाकिस्तान के उनमें बेहतरी लाई जाए। लेकिन बाद में मरियम इसने नवाज़ ने भी जो है वो ट्वीट जब उसे एहसास हुआ कि इससे गलती हो गई है शेयर करके, तो इसने उसको डिलीट भी कर दिया था। लेकिन वो काफ़ी उस टाइम पे सोशल मीडिया पे शेयर हुआ, तकरीबन मेरे ख्याल में 2 हफ्ते पहले की बात है। और उसके बाद जो अब बयान आया है इनकी जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट किया है, रद्द किया इन रिपोर्ट्स को कि जी नवाज शरीफ के दौर में है ना डेलीगेशन भेजा गया था इसराइल के दोनों ममालिक के ताल्लुकात को जो है ना वो बेहतर किया जाए। तो इसको ये अब देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, चीफ जस्टिस जो है ना उन्होंने तशवीश का इजहार किया है कि हमारी जो स्लो इम्प्लीमेंटेशन है किसकी, लॉ बॉडीज़ रिपोर्ट्स, तो उसमें उन्होंने AGP जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उनको क्या कहा है, टोल्ड टू टेक अप द मैटर विद द गवर्नमेंट, कि आप इस मैटर को गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करें। ये आप देख लीजिएगा। इस वक्त जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के वो कौन है, जस्टिस गुलजार अहमद, तो ये भी याद रखिएगा। तो उन्होंने तशवीश का इजहार किया है ओवर द पुअर पेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय द लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिकमेंडिंग अमेंडमेंट्स टू डिफरेंट लॉज। तो ये हमारे पास जो बॉडी है ना जो रिकमेंडेशन देती है अमेंडमेंट टू डिफरेंट लॉज, तो इस वाले से उन्होंने कहा है कि ये काम अपना जो है वो सही
नहीं कर रहे और स्लो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है इस लॉ बॉडीज़ की रिपोर्ट्स हैं उस हवाले से। तो ये उन्होंने अपनी तशवीश का इज़हार किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। अच्छा, और उसके बाद हम ये देख सकते हैं कल क्योंकि कायद-ए-आज़म की सालगिरह थी तो उसके बाद यहाँ पे न्यूज़ हमारे पास आई हुई है कि जी प्रेसिडेंट पीएम अर्ज नेशन टू फॉलो इन कायद्स फुटस्टेप्स के प्रेसिडेंट और पीएम का कहना था, उन्होंने ज़ोर दिया नेशन पे, पूरी कौम को, कि वो फॉलो करें किसे, कायद-ए-आज़म के नक्शे कदम और डिस्ट्रीब्यूट पे टू फादर ऑफ द नेशन। और उसके बाद हम देखते हैं पीपीपी कॉशंस अगेंस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप ओवर सेनेट पोल्स। अच्छा, ये भी मैंने आपको पिछले लास्ट वीक आपको करवाया था कि जिसमें इमरान खान ने कहा था कि जी शो ऑफ हैंड के ज़रिए है वो सेनेट के इंतखाबात किए जाएँ। तो इस सिलसिले में जो है काफ़ी तनकीद हमें देखने को मिली और ख़ासतौर पे अगर हम देखें तो अंडर आर्टिकल 186 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के तहत भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया कि भाई आप बताएं इसको हम कर सकते हैं कि नहीं। तो लेकिन इस सारे सिलसिले में जो रज़ा रबानी हैं पीपीपी के, उन्होंने काफ़ी इसको तनकीद का निशाना बनाया है और इसमें उन्होंने कहा है कि जी आर्टिकल 186 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी एंड इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट। एक मिनट इसको बड़ा कर लूँ। उन्होंने कहा आर्टिकल 186 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी एंड इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू आर्टिकल्स 238 एंड 239 व्हिच प्रोवाइड अ प्रोसीजर फॉर एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1973। ही सेड, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती कि आर्टिकल 186 के तहत जो हमारे पास एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का है कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट से जाके ये अपने डिसीजन ले कि भाई ठीक है आप इस तरह शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट का इलेक्शन मुनक़िद करा सकते हो। उन्होंने कहा ये आर्टिकल 238 और 239 है वो हमें प्रोसीजर बताता है कि अमेंडमेंट आपने किस तरह करनी है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ और जाके आप इस तरह का जो प्रोसीजर है उसको चेंज कर लो। तो ये भी काफ़ी अहम है हमारे पास न्यूज़, तो इसको भी आप डिटेल से देख लीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है इजराइल स्ट्राइक्स ऑन सीरिया किल 6। ये इजराइल ने स्ट्राइक की है सीरिया पे और इसमें 6 लोग जो हैं वो जान बहक हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हमारा आज का ब्रेक्सिट डील के हवाले से काफ़ी देर से बातचीत हुई जा रही थी कि भाई जब ये यूके है वो निकल आएगा यूरोपियन यूनियन से तो फिर उसके बाद क्या हालात होंगे। तो आखिरकार जो है जो डील वो हो गई है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। उन्होंने कहा द यूरोपियन यूनियन एंड ब्रिटेन हैव फाइनली रीच्ड अ डील दैट विल गवर्न द एसेंशियल्स ऑफ देयर पोस्ट ब्रेक्सिट रिलेशनशिप। कि आखिरकार वो डील हो गई है कि जिसके बारे में तय पा गया है कि भाई किस तरीके से इनकी डीलिंग होगी हमारे पास इसकी यूरोपियन यूनियन की और ब्रिटेन की। और ये डील जो है साइन की गई है, कब की गई है कि 31 दिसंबर की जो डेडलाइन थी तो उससे बिल्कुल कुछ दिन पहले डील हमें देखने को मिली है। और ये कब आई है? कम्स 4.5 years आफ्टर ब्रिटेन मेड द ड्रामेटिक डिसीजन टू लीव द यूनियन। कि जब 4.5 साल पहले जो है ब्रिटेन ने डिसाइड किया था इसको छोड़ने का यूरोपियन यूनियन को, तो उसके बाद जाके हमें ये डील देखने को मिली है 4.5 साल बाद। After months of negotiations, a very real fear of a no-deal Brexit, this development is being billed by the Conservative-led government as something of a Christmas miracle that has come at a time when post-Brexit concerns and coronavirus deaths have cast a shadow over the festive period. उन्होंने कहा ये बड़ी महीनों की नेगोशिएशंस के बाद, बातचीत के बाद जो और बड़ा एक क्लियर फियर था कि हो सकता है कि कोई डील ये हो सकता है कि जी कोई डील जो है वो ना हो, नो डील ब्रेक्जिट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये खौफ भी हो चला था कि शायद डील हो ही ना सके। तो ये डेवलपमेंट जो हुई है कि जिसमें ये डील हुई है तो और उसमें उन्होंने कहा है कि जी इसको क्या है, कंजर्वेटिव लेड गवर्नमेंट ने कहा है कि क्रिसमस मिरेकल है, मुआवजा है, डेट हैज़ कम एट अ टाइम, उस टाइम पे आया है जब हमें ब्रेक्जिट के बाद लोगों के खदशात थे और ये कोरोना वायरस डेथ्स जो हुई हैं इतनी ज़्यादा ब्रिटेन में, उसने जो है बहुत ज़्यादा इसको कास्ट शेडो कर दिया था किस चीज़ पे, वो द फेस्टिव पीरियड। मतलब कोई एक अच्छी चीज़ हो और कोई उस पर कोई इवेंट हो जाए ना, कोई जो मतलब बड़ा बुरा उस पर असर डाले तो उसको हम कास्ट शेडो बोलते हैं। तो इन चीज़ों ने है ना कोरोना वायरस टेस्ट ने और ये पोस्ट ब्रेक्जिट कंसर्न्स थे, खदशात थे, तो उस पर उन्होंने कास्ट शेडो डाला था फेस्टिव पीरियड पे। ये वहाँ का जो क्रिसमस का पीरियड है, लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं कि बिलाखिर जो है डील जो है वो हो गई है। और डिटेल्स की अगर हम बात करें उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वैसे तो ये बहुत डिटेल्ड चीज़ें हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ये 2000 पेज डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें सारी टर्म्स जो और तय पाई हैं। तो लेकिन उसमें जो चंद बातें हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अर्ली डिटेल्स सम की चेंजेस विल टेक इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1st। और वो कौन से चेंजेस हैं जो अमल में आएंगे हमारे पास जनवरी 1st से।
इसमें क्या क्या है इसको आप पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं. द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन UK एंड EU विल कम टू एन एंड. जो फ्री मूवमेंट है लोगों की किसके दरमियान UK और EU के दरमियान वो ख़त्म हो जाएगी. There will be red tape at borders with new rules for which lines to queue in and more planning for trips to EU states. और इसके अलावा क्या होगा? Importers and exporters in England, Scotland and Wales will require customs declarations in the same way as they do with countries outside the EU. और फिर क्या होगा? For EU citizens in the UK, rights will remain the same until June 30th, 2021, after which they will have to check if they can stay. और इसके अलावा है while UK citizens living in the EU will have some protections under the withdrawal agreement, they will need to be aware of a country's specific rules. और the good news is that, और जो अच्छी न्यूज़ है सारी चीज़ में वो क्या है? डील मीन्स, और डील का क्या मतलब है? there will be no charges on British और EU goods, कि कोई चार्जेस नहीं होंगे ब्रिटिश और ऑन ब्रिटिश और EU गुड्स. और ये क्या है? रिलीफ है किसके लिए? दोनों मार्केट्स के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए भी और UK के लिए भी, सिंस द EU इज़ द UK's क्लोजेस्ट एंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है वो UK का सबसे करीबी और सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. देयर इज़ ऑल्सो नो कोटा ऑन द नंबर ऑफ थिंग्स विच कैन बी ट्रेडेड. और उसमें कोई कोटा भी नहीं है कि कितने चीज़ें हैं जो है वो आप जिनको आप ट्रेड कर सकते हो. ठीक है. और देखा कि although the coming days will see the deal with its terms reportedly contained in a 2000 page document analyzed to the last detail. उन्होंने कहा इसको मतलब ज़ाहिर बात है इसको किया जाएगा, इसके बारे में मतलब डिसाइड किया जाएगा कि भाई ये डील सही थी नहीं थी, क्या चीज़ें थी, इसकी डिटेल्स को बिल्कुल माइन्यूटली डिस्कशन की जाएगी. तो उन्होंने कहा ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा कि 2000 पेजेस के बारे में इसकी किस तरह इसको एनालाइज किया जाता है. द फैक्ट दैट एन अकॉर्ड वाज एक्चुअली रीच्ड, लेकिन उन्होंने कहा ये चीज़ के आखिरकार एक एग्रीमेंट जो है ना वो वहाँ तक हम पहुँच गए, विल कम एज अ रिलीफ टू बोथ साइड्स. ये एक राहत का बायस होगा दोनों साइड्स के लिए. फियर्स ऑफ नॉट रीचिंग अ डील वर हाई इन ब्रिटेन, और ये खौफ थे, खदशात थे कि शायद डील ना हो सके इन दोनों के दरमियान. वेयर एन इकॉनमी ऑलरेडी बैटर्ड बाय COVID-19 वाज ब्रेसिंग फॉर फर्दर शॉक्स. और जहाँ पे जो इकॉनमी थी, मईशत थी, वो पहले ही बिल्कुल बुरी तरह मुतासिर थी किससे? COVID-19 से. Without this deal, which now governs the tariff-free trade relationship, prices for the goods Britain buys from sells to the EU would have soared. अच्छा, और उन्होंने कह रहे हैं कि अगर ये डील ना होती, ठीक है, जो क्या है which now governs tariff-free trade relationship, और अगर ये डील ना होती तो फिर क्या होता? Prices for the goods Britain buys, कि वो जो कीमतें उन अशिया की जो ब्रिटेन बाय करता है और ख़रीदता है, बाय करता है, ख़रीदता है, एक मिनट, बाय करता है और क्या करता है? बेचता है. किसे? EU वुड हैव सोल्ड, उसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाना था. देयर वाज आल्सो अ सेंस दैट EU वांटेड टू पनिश ब्रिटेन, और ये भी वहाँ पे सेंस थी क्योंकि ब्रिटेन पहला वहाँ पे यूनियन में मुल्क था जिसने वहाँ से निकलने की कोशिश की थी. तो उन्होंने कहा हो सकता है कि ये EU वाले हैं वो सज़ा देना चाहते थे ब्रिटेन को, विच इज़ द फर्स्ट मेंबर स्टेट लीविंग द यूनियन, क्योंकि ये पहले ही मेंबर स्टेट थी यूरोपियन यूनियन वहाँ से जो निकले थे. दिस मच वॉज सेट बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन रिसेंटली, और यही खदशे का इजहार जो है वो ये ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उनकी जानिब से भी किया गया था. At times, despite negotiations, the gaps seemed to be too big and there was a sense that talks would collapse. और उन्होंने कहा इस बात के बावजूद कि बातचीत चल रही थी, वो मतलब एक डिफरेंस थे दोनों हमारे पास पार्टीज़ के दरमियान, वो इतने ज़्यादा थे कि वहाँ पे ये सेंस डेवलप हो रही थी कि शायद जो बातचीत है वो कोलैप्स कर जाए और किसी नतीजे पे ना पहुँच सकें. विद द अनसर्टेनिटी बिहाइंड देम, उनका अब ये जो अनसर्टेनिटी थी, आपको पता नहीं था कि भाई डील होती है कि नहीं बिहाइंड देम, यानी कि अब क्योंकि हो गई है डील तो अब क्या है? अनसर्टेनिटी नहीं रही. तो विद द अनसर्टेनिटी बिहाइंड देम, मिस्टर जॉनसन एंड हिज गवर्नमेंट हैव हेल्ड इट एज अ डेवलपमेंट दैट रिजॉल्व्स अ क्वेश्चन दैट हैज़ बेडेविल्ड पॉलिटिक्स फॉर डेकेड्स. तो जो जॉनसन की गवर्नमेंट ने उन्होंने कहा है कि ये एक मसला वो हल हो गया है जिसने बहुत परेशान किया था इसको सालों से. जो मसला लोगों को परेशान हो रहा था सियासत में, UK की सियासत में, कि भाई क्या होगा जब हम यहाँ से निकल जाएंगे यूरोपियन यूनियन से. तो लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं? ऑल आइज आर नाउ ऑन हाउ द न्यू टाइज विल फेयर. लेकिन अब तमाम निगाहें इस बात पे मरकूज़ हैं कि भाई अब आगे किस तरीके से ये ताल्लुकात आगे चलते हैं. बट द करंट यूफोरिया शुड सर्टनली नॉट डाउन प्ले द नीड फॉर स्क्रूटनी.
लेकिन उन्होंने कहा इस पे ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि डील हो गई है, बाकायदा स्क्रूटनी की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि भाई अब क्या इसमें होगा, क्योंकि 2000 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, तो किसने क्या खोया क्या पाया, तो उसको बड़ी हमें स्क्रूटनी करने की उसकी ज़रूरत होगी. Mr. Johnson's government now has to prove that Brexit, an issue that bitterly divided the nation, was well worth it. और इनका मिस्टर जॉनसन को ये है वो प्रूव करना पड़ेगा कि वो ब्रेक्जिट था, यानी ब्रिटेन का उधर यूरोपियन यूनियन से एग्ज़िट करना, वो इशू क्या है जो जिसने बिल्कुल तकसीम कर दिया था पूरे नेशन को, वॉज वेल वर्थ इट, यानी कि वो वाकई अहम था और इसका मतलब फ़ायदा होना था इसको पूरी अवाम को ही, इस पूरे ब्रेक्जिट का. क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पे डिवाइडेड थे कि जी हमें यूरोपियन यूनियन से निकलना चाहिए कि नहीं, लेकिन उनका जब अब डिसीजन ले लिया है तो अब ये बोरिस जॉनसन का काम है कि वो देखे कि ये जो इशू है जिसने तकसीम कर दिया था पूरी नेशन को, वो वाकई इस काबिल था कि वो डिसीजन लिया जाता. तो ये हमारे पास था ब्रेक्जिट डील. डिटेल वगैरह देख लीजिएगा, बाकी 2000 पेजेस की ये अब हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि क्या डील थी और इसमें क्या है, लेकिन मोटी मोटी बातें थी वो तो इसमें हमने कवर कर लिए हैं, और बाकी इसमें बाद में देखेंगे जिससे इस तरह डेवलपमेंट होगी तो मैं आपसे बाद में भी शेयर करता रहूँगा. बाकी अगला हमारे पास है वो भी एडिटोरियल है डिस्पोजल ऑफ केसेस के दरमियान. जिस तरह आपको पता है कि हमारे यहाँ केसेस की तादाद जो है ना वो मतलब जल्दी डिसाइड नहीं होते और बहुत ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं. तो इस चीज़ पे जो खदशात का इजहार किया है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट चीफ़ हैं जस्टिस गुलजार अहमद. उन्होंने कहा है कि जी तकरीबन अगर हम सुपीरियर जुडिशरी की बात करें तो 3,77,000 केसेस हैं पेंडिंग डिसीजंस अभी तक जो कोर्ट में है और उनका फ़ैसला नहीं आया. और जबकि अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करें तो उन्होंने कहा ये स्टैगरिंग बहुत ही हैरान कौन जो हैं वो 1.8 मिलियन यानी 18 लाख केसेस जो हैं जो अभी तक उनका डिसीजन नहीं आया है. और साथ उन्होंने रीज़न्स बताए हैं कि क्या रीज़न्स हैं कि जल्दी फ़ैसला नहीं हो पाता. उसमें उन्होंने कहा है कि जी फ्रीक्वेंट एडजमेंट्स हैं, बार बार मुलतवी किया जाता है, केसेस को तारीख दी जाती है, हाई कोर्ट कॉस्ट्स हैं, लेंथी ट्रायल्स हैं, केसेस आर नोन टू ड्रैग ऑन फॉर डेकेड्स एंड एट टाइम्स लिटिगेंट्स हैव पास्ड अवे अवेटिंग जस्टिस. उन्होंने कहा यहाँ तक होता है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा ड्रैग होते हैं केसेस और देर लगती है फ़ैसला आने में. और इसमें उन्होंने कहा बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है कि जो साइल होते हैं वो मर ही जाते हैं इसका इंतज़ार करते करते फ़ैसले का. और साथ उन्होंने कहा कि इसका असर क्या पड़ता है कि कॉमन मैन है, एक आम आदमी है, उसका वही ख़त्म हो जाता है कि भाई कोई इंसाफ भी है, मुझे इंसाफ भी मिलेगा, तो उसका बिल्कुल एक जो परसेप्शन होता है ना इंसाफ से मुतल्लिक वही ख़त्म हो जाता है. और इसके नतीजे में क्या होता है फिर हमें अगर यहाँ पे नहीं मिलते इंसाफ नहीं मिलता तो हमें इलीगल पैरेलल सिस्टम देखने को मिल जाते हैं, जैसे जिरगाज हो जाते हैं, ट्राइबल कोर्ट्स हो जाते हैं. वहाँ पे लोग फिर खुद ही फैसला करते हैं. लोग कहते हैं कि भाई कोर्ट जाने का तो फ़ायदा नहीं है, तो हम जिरगे से ही फ़ैसला करा लेते हैं. तो वो ये बता रहे हैं कि कोर्ट की नाकामी है जल्दी फ़ैसला करने में, तो उसकी वजह से हमें पैरेलल इलीगल सिस्टम देखने को मिलते हैं. ठीक है. और साथ उन्होंने क्या while the weakness of the civilian courts has allowed the rise of questionable forums such as military courts to try civilian cases. और इन कोर्ट्स की नाकामी की वजह से हमें कौन कौन से मिलिट्री कोर्ट्स भी देखने को मिले हैं सिविलियन केसेस को ट्राई करने के लिए. तो ये बता रहे हैं कि एक तो ये मसाइल हैं, ये जो हमारे सिविलियन कोर्ट्स हैं वो जल्दी फ़ैसला नहीं कर पाते, उसकी वजह से हमें पैरेलल ये जो हैं इलीगल सिस्टम्स वो देखने को मिल रहे हैं. और साथ बता रहे हैं कि जी साथ उन्होंने बताया है कि जी इस तरह पहले हमारे पास माजी में जजमेंट्स आई थी जिसमें कहा गया था कि आप इतने इतने दिनों में फ़ैसला करो, लेकिन साथ आगे बता रहे हैं कि हमें ये भी नहीं करना चाहिए कि अगर बहुत जल्दी करने की कोशिश में हम इंसाफ ही सही तरह ना दिला सकें, क्योंकि इसमें उन्होंने बताया हुआ था कि जी मतलब बताया हुआ था कि जी इस तरह के केसेस हो तो 30 दिनों में फ़ैसला करो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो 45 दिनों में करे, हाई कोर्ट 90 दिनों में करे. तो और साथ उन्होंने कहा था कि जी वो इसके हवाले से केसेस हैं हमारे पास एंटी टेररिज्म के हवाले से, तो टेररिज्म केसेस शुड बी डिसाइडेड विद इन 7 days. तो उन्होंने कहा ठीक है, एक तो उन्होंने कहा एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए. एक तरफ आप सालों से केसेस लगे हुए हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जी टेररिज्म के केसेस जो है वहाँ से आप उसको इतने जल्दी दिनों में आप सॉल्व करो. तो उन्होंने कहा एक रीज़नेबल तरीके से हमें चलना चाहिए, कोई एक दरमियानी राह निकालनी चाहिए कि ये इतना ज़्यादा हमें पेंडिंग केसेस देखने को मिल रहे हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने में मदद मिल सके. ठीक है. और यहाँ पे अगर हम देखें from resolving disputes over property or other civil matters to punishing hardcore militants and criminals, the country needs a proactive justice system. उन्होंने कहा इस मुल्क को जो है ना एक proactive justice system की ज़रूरत है जो डिलीवर करे डिसीजंस को विद इन अ रीजनेबल टाइम में करे. जिस तरह फॉर एग्जांपल देके मैं बताया, ये ना हो कि आप बहुत सालों भी लग जाए या आप इतनी जल्दी करने की कोशिश करो कि इंसाफ प्रॉपर ना मिल सके. उन्होंने कहा एक रीजनेबल टाइम में जो है डिसीजन दिया जा सके.
एंड एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। तो ये भी नहीं कि आप बहुत जल्दी इंसाफ की कोशिश में बिल्कुल गलत फैसले कर दो। तीसरा हमारे पास एडिटोरियल है प्लेइंग न्यूजीलैंड के पाकिस्तान की इंजरीज काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई हैं T20 में शिकस्त खाने के बाद सीरीज़ में। इस टेस्ट में भी मेरे ख्याल में इस वक्त बाबर आजम नहीं है, उसके अलावा जो इंजरी का शिकार है हमारे पास वो ओपनर इमामुल हक हैं, उसके अलावा ऑलराउंडर शादाब खान हैं। तो उस हवाले से ये वो मसाइल हैं पाकिस्तान के न्यूजीलैंड में, तो उस हवाले से उन्होंने बताया हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि लेकिन साथ उन्होंने कहा है कि जी जब भी इस तरह के हालात होते हैं तो हमारी टीम जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। तो उन्होंने कहा हो सकता है कि इस दफ़ा भी ख़ासतौर पर बॉलर्स जो हैं वो कुछ कर दिखाएं, ठीक है। और यहाँ पे एंड में ये बता रहे हैं कि And for more optimistic fans, history shows that whenever the green shirts are written off before a series, उन्होंने कहा जब भी किसी सीरीज़ से पहले बिल्कुल ये कहा जाता है कि भाई ये कुछ नहीं कर सकेंगे टीम हमारी, दे ऑलवेज सरप्राइज देयर क्रिटिक्स, वो हमेशा अपने जो नाकदीन होते हैं उनको सरप्राइज़ करते हैं, हैरान करते हैं। परहैप्स लर्निंग फ्रॉम देयर डिजास्टरस स्टार्ट, उन्होंने कहा कि शायद वो सीखें अपने ये इतना इनका बुरा स्टार्ट है, खासतौर पे हमारे ये T20 सीरीज़ की बात कर रहे हैं। द टूरिस्ट कैन राइज अबव एक्सपेक्टेशंस टू स्टन देयर फॉर्मिडेबल होस्ट, उन्होंने कहा हो सकता है कि जो टूरिस्ट हैं यानी पाकिस्तान जो है क्योंकि दौरा कर रहे हैं तो टूरिस्ट हैं वहाँ पे, तो उन्होंने कहा ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफॉर्म करें और हैरान करें दें अपने जो होस्ट हैं, मेज़बान है, फॉर्मिडेबल होस्ट, उनको हैरान कर दें। लेट अस होप दैट द ऑप्टिमिस्ट्स आर राइट। और यहाँ पे उम्मीद का इजहार किया गया हो सकता है कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान की टीम इतनी इंजरीज़ के बाद भी शायद कुछ अच्छा परफॉर्म कर दे और अपने जो होस्ट फॉर्मिडेबल होस्ट हैं उनको परेशान करे, तो उन्होंने कहा उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ऐसा ही हो। तो एक तरह से उम्मीद का इजहार किया गया है कि इतनी इंजरीज़ के बावजूद भी पाकिस्तान शायद बाउंस बैक कर ले। उसके अलावा हम ओपिनियंस देख लेते हैं। ओपिनियंस हमारे पास अहमद बिलाल महबूब का आया है वैल्यूएशन परफॉर्मेंस के हवाले से, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ मूव्ड बियॉन्ड द प्लानिंग स्टेज एंड मेड द मिनिस्टर्स अकाउंटेबिलिटी प्लान पब्लिक। इसके अलावा दूसरा ओपिनियन हमारे पास है शैला जैदी का, कोविड एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, when pandemics threaten to overwhelm health systems, the crisis can catalyze new partnerships. उसके अलावा अगर हम देखें हिंदुत्व फेडरलिज्म, AG नूरानी, और ये क्या कह रहे हैं, the constitution paved the way for its own distortions। और देखें रफ़ीउल्लाह काकर क्या है, फेंसिंग ऑफ गवादर, ये कह रहे हैं एन इंक्लूजनरी अप्रोच इज़ नीडेड इन बलोचिस्तान, कि किस तरह की अप्रोच की ज़रूरत है बलोचिस्तान में, इंक्लूजनरी अप्रोच की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारे पास आज थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल बता दी है, ये न्यूज़ आई थी, बाकी एडिटोरियल वगैरह आए थे, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका मैं PDF आपको दे दूँगा वहाँ पे इसमें इस YouTube के कमेंट में, तो वहाँ से ले लीजिएगा। बाकी वो मेरा 100 रुपीज़ पर मंथ वाला व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका भी ट्रायल अगर आपने लेना हो तो उसका मैं लिंक आपको दे दूँगा व्हाट्सएप का, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 5 दिन का फ्री ट्रायल है, और अगर किसी ने ज्वाइन करना हुआ तो 1 जनवरी से 100 रुपीज़ पर मंथ आप जायज़ कैश करा सकते हैं। नंबर मैं उसमें मेंशन कर दूँगा, लिंक भी दे दूँगा, और उसमें आप ये देख लीजिएगा। वीडियोस जो है ना वो आजकल मैं सिर्फ वीकेंड पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, पहले मैं रोज़ शेयर करता होता था, लेकिन फ़िलहाल जो है वो वीकेंड पे ही शेयर हो रही हैं। तो बाद में शायद मैं इसको ज़्यादा कर लूँ, लेकिन फ़िलहाल जो है वो सिर्फ वीकेंड पे मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ डॉन के न्यूज़पेपर का। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।